से आप हटाकर एक पूरी ब्रिगेड ऐसे तैयार करें जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, बुर्का आदि इत्यादि पर डिबेट में इंगेज रहे। ये जो एक खौफ का साया है और उसमें जो नॉर्मलाइज करने की साजिश है, मुझे लगता है हम सबको यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो हिंसा को, लिंचिंग को, किलिंग को, बुल्ले शाह की मज़ार को, हर जगह पर हमले को एक नया इंडिया का नया नॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो क्या इधर से जो रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी बात है कि जो रेजिस्टेंस है इसके खिलाफ, मुझे लगता है जितनी फैक्ट फाइंडिंग होती है, अभी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फैक्ट फाइंडिंग उत्तराखंड में की, जिसे रिलीज़ किया गया, ये सारे जो प्रयास हैं, ये सारी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है ये सारी कोशिशें अमन की दिशा में कोशिशें हैं, मोहब्बत की दिशा में कोशिशें हैं, क्योंकि इससे इस बात की तस्दीक होती है कि मेरा वतन तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जिस समय नरेंद्र के सरेंडर की कहानी चल रही है पार्लियामेंट में और देश में, उस समय हम यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मनुस्मृति के आगे सरेंडर करवाया जाए, उस खतरे से हम रूबरू हैं। तो दोनों तरह के सरेंडर इस समय चैलेंज के तौर पर हमारे सामने हैं। और सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि इस तरह का आयोजन, इस तरह की एक गैदरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब हम जाते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कई लोगों को लगता है, कई दोस्तों से जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का सतह पर लाना, टेबल पे लाने से क्या फ़ायदा है, हमें स्ट्रगल ज़मीन पर करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, जैसे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें एक साथ होनी आज की तारीख में उसी तरह से ज़रूरी हैं जैसे जब जर्मनी में हिटलर का नाज़ीवाद चल रहा था, उसके खिलाफ जब स्ट्रगल चल रहा था, उसके खिलाफ कल्पना करना, मतलब हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये दौर इस मुल्क में हम देखेंगे। उस समय जो स्ट्रगल चला, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होता तो शायद आज भारत में हम ये तुलना नहीं कर सकते थे कि उस दौर में क्या हो रहा था और आज के दौर में क्या हो रहा है। तो इस तरह की गैदरिंग करना, मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी यह जो कोशिश है, यह कोशिश दरअसल जो ज़ख्म तमाम जगहों पे बिखरे हुए हैं और उन ज़ख्मों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उनके दुख को कैसे सतह पर लाया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, क्योंकि दुख जब गहरा होता है तब डायलॉग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुख एक खौफ पैदा करता है। और मुझे लगता है देश की राजधानी दिल्ली में हम हैं और अभी भी शर्जिल जेल में हैं, उमर खालिद जेल में हैं, और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका हुक्म है कि वो जेल ही में रहने चाहिए। तो अगर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ये जो तमाम अलग अलग जगहों पे जिस तरह से जुल्म की एक पूरी सिलसिला है, वो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ ईसाई, सिर्फ माइनॉरिटी पर ही नहीं, मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि दरअसल तीन तरह के जो संकट हैं, कि हम सब जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइन पर सबसे बड़ा हमला है और आइन पर बहुत सोच समझकर ये हमला किया गया है, और इसके निशाने पर सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है। आज की तारीख में जो हिंदू है वह वाकई खतरे में मोदी जी ने डाल दिया है, और जो हिंदू औरत है उसको और ज़्यादा खतरे में डाल दिया है, क्योंकि हिंदू को उन्होंने मोहम्मद दीपक का नाम करने के लिए मजबूर किया है, और मोहम्मद दीपक के खिलाफ जिस तरह से पागलपन फैला हुआ है, अभी कई दोस्तों से मैं बात करते हुए आ रही थी कि किस तरह से एक पूरा का पूरा जो जॉम्बीज़ का ग्रुप है, जो जॉम्बीज़ पैदा किए हैं इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर, उसने किस तरह से जो सोच समझने वाले द रियल इंडियन, द रियल हिंदू हैं, उनको ख़तरे में डाला है। और दूसरी बात मैं यहाँ से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हिंदू औरतों, हम हिंदू, अगर उनके निगाह में अगर मैं हिंदू हूँ तो हम हिंदू औरतों को किस तरह से उन्होंने संकट में डाला है। हमें बड़ी मुश्किल से जो इस आइन ने बराबरी का हक दिया था, हमारे शरीर पर जो हक दिया था हमें, वो छीनने के लिए उन्होंने हमें बच्चा पैदा करने वाली मशीन में तब्दील करने की पूरी साजिश कर दी है। और खौफ दिखाया गया कि क्योंकि
तुम हिंदू हो और तुम्हारा सामना मुसलमानों से है, तुम्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं वरना तुम खतरे में हो। तो संकट बहुत चौतरफा है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी पे और ख़ास तौर से मुसलमानों पर जो हमला है वो उसको जो एक नॉर्मलाइज कर दिया है, वह नॉर्मलाइज जिस तरह से किया गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि मैं जिस पेशे से आती हूँ, मैं मीडिया कर्मी हूँ, सहाफ़ी हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं मीडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ या अभी भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मीडिया इस जॉम्बीज़ का, इस नफ़रती गैंग का स्पोक्स पर्सन हो गया है। और जिस तरह से नफ़रत फैलाने का काम देश के कोने कोने में अलग अलग ढंग से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो कर रहा है, वह भी जमहूरियत के लिए एक बड़ा ख़तरनाक सिलसिला है। इसमें दो चीज़ें हुई हैं कि एक तरफ वह मीडिया है और दूसरी तरफ यह मीडिया है। अगर वह मीडिया इतना ज़्यादा जॉम्बीज़ का स्पोक्स पर्सन ना हुआ होता, नफ़रती गैंग का स्पोक्स पर्सन ना हुआ होता, तो शायद आज हमारे सामने जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, जिनकी एक पहुंच और पूछ बहुत तगड़ी बढ़ी है, वो हमारे सामने इस तरह से ना आई होती। और एक अंतिम बात मैं कहूँगी, समय कम है लेकिन दो चीज़ें मुझे कहनी बहुत ज़रूरी हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है इन तमाम जो अलग अलग इंसिडेंट हैं उनको एक साथ पेश करने की, क्योंकि इंसिडेंट रुक नहीं रहे। सिर्फ संभल पे बात कीजिए, अभी आते आते आपको एक और इंसिडेंट दिखाई देगा। अभी आप ईसाइयों पर हमले के लिए क्रिसमस पे जाने की ज़रूरत नहीं, अभी 1 फरवरी को भी चर्च जलाया गया। ये जो सिलसिला है, यह सिलसिला एक सुनियोजित साजिश के तहत है। दरअसल उनकी पूरी कोशिश है कि जो नरेंद्र का सरेंडर इकोनॉमिक लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है, वहाँ पर से आप हटाकर एक पूरी ब्रिगेड ऐसे तैयार करें जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, बुर्का आदि इत्यादि पर डिबेट में इंगेज रहे। ये जो एक खौफ का साया है और उसमें जो नॉर्मलाइज करने की साजिश है, मुझे लगता है हम सबको यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो हिंसा को, लिंचिंग को, किलिंग को, बुल्ले शाह की मज़ार को, हर जगह पर हमले को एक नया इंडिया का नया नॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो क्या इधर से जो रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी बात है कि जो रेजिस्टेंस है इसके खिलाफ, मुझे लगता है जितनी फैक्ट फाइंडिंग होती है, अभी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फैक्ट फाइंडिंग उत्तराखंड में की, जिसे रिलीज़ किया गया, ये सारे जो प्रयास हैं, ये सारी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है ये सारी कोशिशें अमन की दिशा में कोशिशें हैं, मोहब्बत की दिशा में कोशिशें हैं, क्योंकि इससे इस बात की तस्दीक होती है कि मेरा वतन तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं है, मेरा वतन अभी भी खड़ा हुआ है, मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो महिलाएं इसमें सामने आ रही हैं इस नफरती ब्रिगेड के खिलाफ, उत्तराखंड में 2 महिलाएं, अभी आते आते मैंने तीसरी महिला से भी बात की, जो सीधे सीधे कह रही हैं कि ये मेरा वतन है और मैं इन तमाम लोगों के समर्थन में खड़ी हूँ। हमें इसे एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है, हमें इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, इस संदेश को फैलाने की ज़रूरत है कि सारे लोग, जितना हमला तेज़ है उस तरफ से उसका रिजिलियंस, उसका जवाब भी बहुत तेज़ है। तो मुझे लगता है इस तरह की जो बैठकें हैं, इस तरह की जो छोटी बड़ी मीटिंग्स हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ बाकी तमाम इलाकों में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर जो खौफ का साया द ग्रेट हिंदू राष्ट्र की फोर्सेस लिंच कर रही हैं, उस खौफ के साए को हम काट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया जाए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी काम है, यह बताने के लिए कि मेरा वतन तुम्हारे आगे लमलेट नहीं है। हम सब हैं जो वतन के रखवाले और मतवाले हैं। इसमें हम कंधा से कंधा मिला के एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट लड़ाई लड़ेंगे। अदालतों से कितना न्याय मिलेगा इसके बारे में मुझे लगता है कि जो जज हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ तो तमाम लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन लड़ाई के हर स्वरूप, हर प्लेटफॉर्म का फुल इस्तेमाल करना आज की तारीख में ज़रूरी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारा अदालतों के दरवाजे हों, उन्हें खटखटाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अंत में मैं कहूँगी कि जो ये एट्रॉसिटी है, उस एट्रॉसिटी में ही जो नागरिकता छीनने का अभियान चल रहा है, जो SIR का एक क्रूएल फॉर्म हमारे सामने है, जहाँ मुख्यमंत्री
हेमंत विश्व शर्मा एक तरह से बयान दे के उसे पूरी तरह से बेनकाब कर देते हैं कि ये कम्युनल एजेंडा है। इसमें भी हम कैसे बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क के सर्वाइवल की लड़ाई है और मुझे खुशी है कि हम सब इस लड़ाई में कदम ताल एक साथ कर रहे हैं। शुक्रिया।